एस्टीमेट चैप्टर नंबर 6 आ गया है। लास्ट पे चैप्टर है, 4 वीडियो आएंगे भी इसके, 4 पेज। देखो वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन एंड रेंट फिक्सेशन है चैप्टर का नाम। वैल्यूएशन क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी की किसी भी समय पर वर्तमान या एक्चुअल कॉस्ट मतलब वास्तविक कॉस्ट ज्ञात करना वैल्यूएशन कहलाता है। भाई किसी प्रॉपर्टी की किसी समय अगर आप उसका एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हो तो वही तो वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन के उद्देश्य कौन से होते हैं, क्यों करते हैं वैल्यूएशन। पहला उद्देश्य है भवन की खरीदी और बिक्री के लिए। ठीक है भाई, उसकी कीमत पता रहेगी तो खरीदोगे उसको। भवन का एक रेंट फिक्स करने के लिए, किराया फिक्स करने के लिए। ठीक है, भवन की संपत्ति का निर्धारण करने के लिए, भवन को गिरवी रखकर ऋण लेने के लिए। ठीक, उपहार कर और वसीयत के संबंध में, अनिवार्य अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा देने के लिए, संपत्ति का बीमा और बंटवारा करने के लिए, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा प्रदान करने के लिए। इतने सारे उद्देश्य हैं वैल्यूएशन के। दोबारा देखो, भवन की खरीद और बिक्री के लिए, भवन का एक स्टैंडर्ड किराया सेट करने के लिए, और संपत्ति कर निर्धारण करने के लिए, भवन को गिरवी रख के ऋण लेने के लिए, उपहार कर और वसीयत के संबंध में, अनिवार्य अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा देने के लिए, संपत्ति का बीमा और बंटवारा करने के लिए, प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त संपत्ति का मुआवजा लेने के लिए। ठीक है, अब पॉइंट नेक्स्ट है हमारा, सकल आय क्या होती है। ग्रॉस इनकम क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाली कुल आय। देखो, किसी भी प्रॉपर्टी से जो हमको कुल आय प्राप्त हो रही है ना, कुल आय, उसे ग्रॉस इनकम कहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई कटौती नहीं की गई होती है। ग्रॉस इनकम में आपका कंप्लीट इनकम होती है, इसमें से कोई भी कटौती नहीं की जाती। ये तो है ग्रॉस इनकम। अब है नेट इनकम, इसकी सुविधा है। नेट इनकम में क्या होता है, यदि किसी प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाली टोटल इनकम में से आउट गोइंग घटा दिया जाए तो बची हुई इनकम नेट इनकम कहलाती है। भाई किसी प्रॉपर्टी को, मान लो प्रॉपर्टी से आपको बहुत सारी इनकम हो रही है किराए के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, तो वो तो टोटल इनकम है ही उसकी। उसमें से अगर आपने आउट गोइंग से जो खर्चे, मरम्मत का खर्चा, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, ये सब हटा दिए, आउट गोइंग हटा दिया जाए तो वो जो बचता है उसे नेट इनकम कहते हैं। नेट इनकम इक्वल टू ग्रॉस इनकम में से आउट गोइंग हटा देते हैं। अब पढ़ेंगे टैक्स के बारे में। टैक्स देखो तीन प्रकार का होता है, म्यूनसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। याद रखना, म्यूनसिपल टैक्स, वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स देखो, टैक्स क्या है, टोटल ग्रॉस इनकम का 10 से 12% होता है। जो आपकी टोटल ग्रॉस इनकम है उसका वार्षिक जो टोटल ग्रॉस इनकम है उसका 10 से 12% रिजल्ट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर किसी ओनर का कंप्लीटली राइट रहता है, अर्थात वह ओनर कभी भी इस प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, उसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर पूरी तरह से किसी ओनर का हक नहीं रहता है और इसको केवल यह ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर पूरी तरह से किसी ओनर का हक नहीं रहता है और इसको केवल यह प्रॉपर्टी कुछ सालों के लिए उपयोग कर सकता हो। अच्छा, मतलब लीज होल्ड, आपने जैसे कुछ लीज पे दे देते ना बट्टे पर, ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर पूरी तरह से ओनर का हक नहीं रहता है और इसको केवल ये प्रॉपर्टी कुछ सालों के लिए उपयोग कर सकता हो, किसी को किराया दे देना। अब नेक्स्ट है कैपिटल कॉस्ट क्या होता है, पूंजीगत लागत। कैपिटल कॉस्ट कैसे कहते हैं, किसी प्रॉपर्टी या स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब उस भूमि की लागत, भूमि की कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट और जोड़ दिया जाए, वही कैपिटल कॉस्ट कहलाती है। तो कैपिटल कॉस्ट बराबर क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ लैंड। मरम्मत क्या होता है, रिपेयर। देखो, एनुअल रिपेयर पर होने वाला खर्चा क्या क्या होता है, महीने के किराए का 1 से 1.5%,
सकल आय का 10 से 15% और कुल निर्माण लागत का 1 से 1.5%। देखो, वार्षिक मरम्मत जो आप करते हो ना, उस पर महीने का जो किराया आता है उसका 1 से 1.5% उसके लिए फिक्स किया जाता है। ठीक है, सकल आय का 10 से 15% एनुअल रिपेयर के लिए शेयर होता है। कुल निर्माण लागत का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1 से 1.5%। याद रखना, जो एनुअल रिपेयर के लिए जो खर्चा रखा जाता है वो महीने का जो किराया आपका आ रहा है उसका 1 से 1.5% रखा जाता है, और सकल आय का 10 से 15% और कुल निर्माण लागत का 1 से 1.5% मरम्मत के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज। किसी प्रॉपर्टी को मेंटेन रखने के लिए कुछ स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, स्वीपर, ठीक है, मोटरमैन, लिफ्टमैन, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड आदि की आवश्यकता होती है, और इन सभी पर होने वाला जो खर्चा होता है वो मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्ज कहलाता है। भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग जैसे कोई सफाई करने वाला, ठीक है, मोटर चलाने वाला, लिफ्ट चलाने वाला, सिक्योरिटी गार्ड, इन पे जो खर्चा होता है ना, इसी को कहते हैं प्रबंधन और संग्रह शुल्क। इसमें आता है ये मैनेजमेंट चार्ज कितना लेते हैं, कुल आय का 5 से 10%। नेक्स्ट, अब मिसलेनियस चार्ज। देखो, किसी भी स्ट्रक्चर में कॉमन प्लेस पर जलने वाली लाइट, पंप, लिफ्ट आदि खर्चे इसके अंतर्गत आते हैं। भाई किसी भी स्ट्रक्चर में एक कॉमन प्लेस है, वहाँ पर जो लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, पंप चल रही है, लिफ्ट चल रही है, इसके जो खर्चे होते हैं इसमें आते हैं मिसलेनियस चार्ज के अंतर्गत। इट इज़ 2 से 5% ऑफ ग्रॉस रेंट इज टेकन फॉर दिस चार्ज। अच्छा, और ये 2 से 5% लिया जाता है ग्रॉस रेंट का। ठीक है, अब देखेंगे मूल्यांकन संबंधी कुछ शब्द हैं, टर्म्स यूज्ड इन वैल्यूएशन। पहला होता है हमारा स्क्रैप वैल्यू, इसको हम डिमोलिशन वैल्यू कहते हैं, मलबे का मूल्य। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग की डिजाइन पीरियड समाप्त होने पर अगर उस बिल्डिंग को तोड़े जाने या गिराए जाने पर, डिसमेंटल्ड करने पर उसमें जो उपयोगी मटेरियल निकलता है उसे बेचने पर प्राप्त मूल्य को स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। आई बात समझ। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, किसी भी बिल्डिंग की डिजाइन पीरियड जब समाप्त हो जाती है, उसकी उम्र पूरी हो जाती है, तो बिल्डिंग को अपने गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसमें से कुछ उपयोगी मटेरियल होते हैं, उनको बेचकर हम पैसा प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को जंक वैल्यू भी कहते हैं। ठीक, याद रखना, बिल्डिंग स्ट्रक्चर में स्क्रैप वैल्यू जो होती है ना, टोटल कॉस्ट का 10% मानी जाती है। बिल्डिंग स्ट्रक्चर में स्क्रैप वैल्यू टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 10% माना जाता है। स्क्रैप वैल्यू का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो, कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ है, आरसीसी संरचनाओं की स्क्रैप वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होती है।